वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप। आज हमारे साथ है अमन सिंह, जिन्होंने हाल में ही एनडीए रिटन एग्जाम के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। एंड बेसिकली हम अमन से जानते हैं कि इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, सो दैट जो बच्चे एनडीए रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करे हैं, उन्हें एक सही गाइडेंस मिल पाए और ये मोटिवेट भी कर पाए और कुछ टिप्स भी दे पाए कि आप अपने आप को कैसे तैयार करें। सो बेसिकली अमन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा जो एजुकेशन है लोअर एजुकेशन मेरा बिहार से ही कंप्लीट हुआ है। बाकी मैं फर्दर देहरादून में शिफ्ट हो गया था अपनी हायर एजुकेशन लेने के लिए। और वहीं से मैंने अपनी एनडीए की तैयारी की है। मेरे पापा फार्मर हैं और ही इज अ गुड मैन। वो बहुत अच्छे मेहनती इंसान है जो कि दिन रात मेहनत करके हमारे डेफिनेटली आई कैन सी यू कि हाँ आपके अंदर वो दिखता है मुझे, पैशनेट, हार्ड वर्किंग। तो हम तीन भाई हैं, तो तीनों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, बाहर रह के हमें अच्छी एजुकेशन दी है। तो उनका फायदा भी हम उन्हें जरूर आज शायद दे पाए होंगे, डेफिनेटली दे पाए हैं। ये देखिए, कहने को तो सक्सेस कभी भी एक दिन या एक रात में नहीं मिलती। बच्चे जब एक एनडीए रिटन एग्जाम को क्रैक करना, ऑल ओवर इंडिया में जो आजकल कंपटीशन चल रहा है, और फिर एसएसबी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो पाना, डायरेक्टली क्लास 12th क्वालिफाइड बच्चा एक ऑफिसर बनता है, तो इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स कहीं एक पर्सन के नहीं होते, स्टूडेंट के भी एफर्ट होते हैं, पेरेंट्स के भी एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि जो एक फार्मर फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पे अटेंशन पे करती है, बाकी फैमिलीज भी करती हैं, लेकिन उनका होता है कि हमारी फैमिली में से कोई एक ऐसा पर्सन बन जाए या अपने एक विलेज से, तो बाकी के लिए इंस्पिरेशन सेट हो जाती है, राइट? बिल्कुल। तो इसके लिए मेरे फादर ने, जैसे मेरा शुरू से ही ऐसा इंटेंशन था कि नहीं मुझे आर्मी ही ज्वाइन करना है, कुछ भी हो जाए। जैसे मेरे दोस्त भी पूछते थे अगर तुम ज्वाइन नहीं कर पाए देन व्हाट यू हैव सेकंड ऑप्शन। मैंने कहा था नहीं यार, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, ज्वाइन करना है तो आर्मी करना है, तो करना है। लेकिन लाइक आपको कौन सी एज में समझ में लगा कि मैंने डिफेंस फोर्सेस में जाना है? मैम, जब मैं क्लास 9th में देहरादून में शिफ्ट हुआ था तभी से मुझे ऐसा लग गया था कि हाँ मुझे डिफेंस फोर्सेस में ही जाना है। तब मुझे मेरे बड़े भैया ने इंट्रोड्यूस किया था कि एनडीए नाम की भी कोई चीज होती है। तब मैंने एनडीए के बारे में जाना था और उसी समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था, उस समय बच्चा था मैं, तो उसी समय मैंने अपनी एसएसबी की तैयारी चालू कर दी थी। तो मुझे पहले ऐसा नहीं लगता था कि मतलब रिटर्न वगैरह है दिस दैट। फिर मैंने प्रोसेस जाना 10th के बाद और उसके बाद मैंने अपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए फिर प्रिपरेशन करना चालू किया और फिर मैं अपना रिटर्न एग्जामिनेशन कोई मोटिवेशन मिली, लाइक गाइड किया आपके मोटिवेशन? जो मेरे टीचर्स जो थे जिन्होंने बेस मेरा स्टार्ट किया, मैं जब अपने चंपारण से आया था देहरादून तब मैं उतना अच्छा नहीं था स्टूडेंट, ना पढ़ाई में ना कम्युनिकेशन में, किसी भी चीज में मैं अच्छा उतना नहीं था। रहता देन स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा खेला हूँ, तो स्पोर्ट्स में काफी मैं अच्छा परफॉर्म किया था। तो स्पोर्ट्स को छोड़ के बाकी किसी चीज में मैं अच्छा नहीं था। तो उन लोगों ने बेस मेरे एफर्ट को समझा, उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। नहीं, आप कह रहे कि वेट ए सेकंड, आप कह रहे मैं स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा था लेकिन बाकी किसी में नहीं था। स्पोर्ट्स में आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं और कहाँ तक पहुंचे? बेसिकली मैम आई एम अ बॉक्सर, स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। मैं शूटिंग भी करता हूँ, मुay थाई भी खेलता हूँ, फेंसिंग दैट इज नोन एज तलवारबाजी, दैट आल्सो आई डू एट द स्टेट लेवल। और उसके बाद मैं कबड्डी भी मैम खेलता हूँ। तो आई वाज बिजी इन सो मेनी स्पोर्ट्स। सो दैट्स व्हाई आपने काफी स्पोर्ट्स पकड़ी हुई हैं। सो मे बी दैट्स व्हाई द रीजन कि एकेडमिक थोड़ा सा लो रहा। करेक्ट, फोकस स्पोर्ट्स पे ज्यादा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने फ्यूचर में जाके तो उसको बैलेंस आउट किया होगा। यस मैम, कहीं ना कहीं बाद में मोटिवेशन मिला नहीं। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो हर एक चीज को मैनेज करके लेके चलना पड़ेगा। करेक्ट। सिर्फ स्पोर्ट्स से, अगर सिर्फ आपको स्पोर्ट्स से, जैसे मेरा जो एम था, अगर मेरा एम होता कि स्पोर्ट्समैन मुझे बनना है तो कहीं ना कहीं मैं स्पोर्ट्स पे ध्यान देता, पढ़ाई को छोड़ देता, तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेस हो जाता। बट मेरा जो मेन मोटिव था वो आर्मी में जाना था, तो उसके लिए पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। करेक्ट। तो मेरे टीचर ने ये रियलाइज करवाया कि बेटा यू हैव टू वर्क ऑन योर स्टडीज, you have to work on your कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उन लोगों ने ये हेल्प किया और बेस मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया। फिर एक मोटिवेशन लगा नहीं यार पढ़ना भी जरूरी है, तो फिर वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और काफी अच्छा तो नहीं हो पाया लेकिन इतना जरूर हो पाया कि एनडीए एग्जामिनेशन में क्लियर कर पाऊँ अपना। फिर 12 में काफी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जस्ती नहीं थी। मैं स्पोर्टिव पर्सन हूँ तो स्क्रीन पे देखना मुझे उतना पसंद नहीं है, मेरी आंखें दर्द कर जाती थी। जब मेरी क्लासेस ऑनलाइन चल रही होती थी तो मैं अपने गन्स को देख रहा होता था कि
और उसमें बिजी हो जाता था कि कैसे मैं शूट करूंगा, शाम को ऐसे वीडियो बनाऊंगा, वैसे करूंगा। और फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता रहता था, तो वो सिस्टम हो गया था फिर। मेरे पास जहाँ तक आपका बैकग्राउंड नॉलेज है कि सर मुझे बता रहे थे कि 12th में आपका फिजिक्स में कंपार्टमेंट था। यस मैम, और मैथ्स में भी जस्ट बॉर्डर लाइन मैंने क्रॉस किया था। उसके बाद भी इन्होंने अपनी डेडिकेशन और एफर्ट्स के साथ एनडी रिटर्न एग्जाम के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू क्रैक किया। सो मैंने पहले भी बताया है कि एनडी में जाने के लिए कोई भी परसेंटेज बैरियर नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने एफर्ट्स डालते हैं, कितने डेडिकेशन के साथ स्टडीज करते हैं। सो अमन, मुझे ये बताइए कि जैसे 12th में कंपार्टमेंट आया, तो जैसे आपके पेरेंट्स, आपने कहा फार्मर हैं, फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, तो पेरेंट्स को तो बहुत दुख रहा होगा कि बच्चे का कंपार्टमेंट आ गया। मेरे फादर को कोई मतलब वैसा नहीं रहता कि मेरे बेटे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। उन्होंने कभी आज तक पूछा भी नहीं कि तुमने क्या पढ़ाई की, क्या वहाँ कर रहे हो। एक्चुअली हम देहरादून में अकेले रहते थे, मैं, छोटा भाई और मेरे बड़े भैया, हम तीनों साथ में मिलके मतलब रूम लिए थे और खाना बनाते थे, खुद ही बनाते थे और खाते थे, फिर स्कूलिंग अपनी करते थे। तो दे डोंट नो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो उनको उतना विश्वास रहता था। उन्होंने ऐसा बोला था, दुख तो अंदर से होता ही है, हाँ, उन्होंने जताया दुख होता है, लेकिन वो कभी जताते नहीं कि कहीं बच्चे का मोराल ना डाउन हो। उन्होंने जताया नहीं कभी भी, और हमेशा सपोर्ट किया हमेशा। वो तो ये भी बोले थे कि नहीं होगा क्लियर, कोई बात नहीं है, फिर अगला बार ट्राई करना, करते रहो, जब तक है भगवान मर्जी होगा तब करेगा। तो वो कभी भी डीमोटिवेशन कभी नहीं दिए। हम खुद से शर्मिंदा हो जाते थे कि जैसे मेरा 2 अटेम्प्ट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे को खुद से शर्मिंदा होते थे कि नहीं पापा क्या सोच रहे होंगे, बट ही नेवर लेट अस नो कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बट इट मीन्स आपका 3rd अटेम्प्ट में रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हुआ। 3rd अटेम्प्ट। ओके, सो जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए गए, जैसे सबको पता है कि 5 डे प्रोसेस होता है, डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यूइंग भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जीटीओ भी होते हैं। सबसे अच्छा फेज आपका बेस्ट अटेम्प्ट कौन सा हुआ और कहाँ आपको लगा कि यार यहाँ गड़बड़ हो गई? बेसिकली जब मैं पीपीडीटी में घुसा था तो वहाँ थोड़ा मुझे डर लगा था, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ था, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव पिक्चर। तो नेगेटिव पिक्चर पे थोड़ा सा नेगेटिव माइंड चला ही जाता है, बट कहीं ना कहीं स्टे पॉजिटिव रहना था मुझे। तो मैंने उस पर बहुत ध्यान से सोचा। मेरी स्टोरी छोटी थी, मुझे लगा स्क्रीन आउट हो जाऊंगा मैं, बट नरेशन को मैंने बहुत अच्छे से फ्रेम किया। कर्नल सर की गाइडेंस के हिसाब से ही मैंने उसको फ्रेम किया और बहुत अच्छा नरेट कर पाया मैं, तो स्क्रीनिंग हो गया। वहां से मेरा डर खत्म हो गया बिल्कुल कि अब जो भी होगा आप देख लेंगे, अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब करते रहो, मर्जी है, मतलब जो पूछेंगे आप जवाब देना है, नहीं है सॉरी बोल के निकल जाओ, मार थोड़ी देंगे। ऐसा ही मैंने अपने मन में फ्रेम कर लिया, एक डर भगाने कि वहां पे फोबिया ना हो, फियर ना हो, वो फियर ना हो, फियर को मैंने दूर किया। फिर सबसे बेस्ट पार्ट जो रहा, जैसे मैं इंटरव्यू से डर रहा था क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा नहीं था, और इंग्लिश वहाँ कंपलसरी तो नहीं था, कोई ऐसा मना नहीं करता, बट फिर भी एक इम्प्रेशन चला जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं और सामने से क्वेश्चन भी इंग्लिश में आ रहा होता है, तो हिंदी में आप नहीं, बट हर एक टाइम मैं स्विच कर रहा था, थोड़ा हिंदी पे जाके थोड़ा इंग्लिश पे आ रहा था मैं। कहीं वर्ड्स मुझे नहीं मिल रहे थे बोलते बोलते, तो मैं रुक नहीं रहा था, मैं उसको हिंदी में बोल के फिर निकल जा रहा था। तो इंटरव्यू पार्ट जो था सबसे बेस्ट पार्ट था मेरा, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछना चालू किया, और प्रोफेशन के बारे में शूटिंग के पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड मेरा छान मारा, तो उसमें मुझे बताने में भी मजा आया। माय इंटरव्यू ड्यूरेशन वाज 1 hour 55 minutes, तो काफी अच्छा खासा इंटरव्यू चला। बाद में कमर भी दर्द करने लगा था, तो लग रहा था जल्दी से छोड़ दे बस, बट दे आर, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो डिटेल में ही जाते हैं। यस मैम, वो मतलब चुपचाप बैठ के ना मुझे सुन रहे थे, बोल क्या रहा है ये, बस सुन रहे थे कि इसने कैसे किया ये। फिर उन्होंने पूरा शुरू से अंत तक लेके पूछ दिया। फिर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया। फिर जहाँ डर लगा वहाँ था साइकोलॉजी में, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा था टाइम के हिसाब से, टाइम लिमिट के हिसाब से। लास्ट स्टोरी मेरा बहुत अच्छा नहीं हो पाया था, तो मुझे कहीं डर लग रहा था कि यहाँ मैं ना पीछे रह जाऊँ, बट कहीं ना कहीं कुछ लक साथ दिया, कुछ भगवान की। ग्रुप डिस्कशन कैसी रही आपकी? ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि मैंने 2-4 ही पॉइंट्स दिए, बट उसको प्रॉपर रीजनिंग के साथ दिया। ग्रुप डिस्कशन ऐसा आया जो कि टॉपिक मेरा नोन था, और काफी अच्छी खासी। आप टॉपिक बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया देंगे? एक्चुअली जो ग्रुप डिस्कशन की जो टॉपिक एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा, जितना वो इंग्लिश फराटेदार उन्होंने बोला था उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट आइडिया दे सकते हैं कि 2047 में जो सुपर पावर इंडिया बनाना है, वो
खर्च करना है कि स्पेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन पे, तो 3 लीड्स थे। मैं सबसे बेस्ट जो मुझे लीड लगा वो था कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मैंने रीजनिंग भी दिया, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है हाईटेक जा रही है, रोबोटिक दुनिया हो रही है, तो कहीं ना कहीं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे हमें खर्च करके और उसको करेंगे तभी जाके हम कुछ ना कुछ रिसर्च कर पाएंगे और हाईटेक दुनिया के साथ चल पाएंगे। तो ये मैंने रीजनिंग दिया। दूसरा मैंने ये भी एग्जांपल दिया, लाइक AK-203 अभी राइफल जो इंडिया में रसियन से हमने ब्लूप्रिंट खरीदा है और अमेठी में वो बनने जा रहा है 70,000 राइफल। तो वो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास स्किल लेबर होते, अगर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे हमने खर्च किया होता, तो वो शायद AK-103 हमें ब्लूप्रिंट खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम शायद इंडिया में बना रहे होते उसे। तो कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन काफी इफेक्टिव था और अच्छा था मेरे हिसाब से। जैसे वहाँ पे काफी स्टूडेंट्स आए थे, राइट? सो आपको कभी लगा कि नहीं ये मुझसे बेटर कर रहे हैं या इनकी कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा बेटर है? आपको क्या लगता है, जहाँ तक सब कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग में बच्चा परफेक्ट होना चाहिए, स्टूडेंट को कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, 12th में ये परसेंटेज होने चाहिए, आपको ये बैरियर्स लगे कहीं? नो मैम, ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप 12 में अच्छा मार्क्स लाए हैं या आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं और फिर फिजिकल फिट हैं एकदम, आप मतलब एथलीट हैं, नेशनल लेवल है, तो आप वहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्राइटेरिया ये नहीं है सिलेक्शन का, क्राइटेरिया सबको जैसे पता ही होगा सिलेक्शन का क्या है। बट कहीं ना कहीं मुझे कम्युनिकेशन स्किल में किसी के जज नहीं कर सकता था और किसी को मैंने ऐसे नज़र से देखा नहीं कि ही इज डूइंग बेटर। मैंने कहा नहीं यार, एक सिलेक्शन थोड़ी होना है तो सबका होना है, तो चलो जितने बंदे अच्छे कर रहे हैं चलो सबका हो यार। मुझे तो था आपके अकॉर्डिंग जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, क्या क्वालिटीज रिक्वायरमेंट है? जैसे एक तो आपको गूगल पे हर जगह मिल जाती है, ये क्वालिटी चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्या महसूस हुआ? अपना एक्सपीरियंस बताइए। एग्जैक्टली जो मुझे महसूस हुआ, उनको इंथुसियाज्म पर्सन चाहिए जो कि हर्षोल्लास के साथ बहुत एक्टिव रहता है, वही पर्सन होने चाहिए। दूसरा थिंग, जो चीज़ों को रेजिस्ट ना करता हो। जैसे होता है ना बहुत मतलब सामने वाले ऑफिसर को ही सिखाना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने बहुत सिंपल प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो ऑफिसर हैं, लगता है कि बस कहीं से उठ के चले आए हैं। तो वही सिस्टम है कि लोग उनको बच्चे अंडर एस्टिमेट करके और उन्हीं को पढ़ाना चालू कर देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। इट मींस ओवर कॉन्फिडेंस या एटीट्यूड इशू। हाँ, एटीट्यूड इशू, वहाँ एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने कहा नहीं यार, वो मेरे से बेशक ज्यादा जानते हैं। नहीं, आप प्रॉपर्ली जितना कम्युनिकेशन, जितना ट्रेनिंग में हमने आपको देखा मन, आप यू आर टोटली डाउन टू अर्थ, ऐसा कभी लगा नहीं। एंड जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि जहाँ पे बच्चे में एरोगेंसी और एटीट्यूड हो, ये दो बहुत ही नेगेटिव क्वालिटीज हैं जो कहीं ना कहीं हर्डल्स पैदा कर देती हैं। आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते और लर्निंग नहीं कर पाओगे तो आप वहाँ पे कैसे ट्रेन होंगे? यस मैम, वही थिंग है कि ट्रेनेबल क्वालिटी आपके अंदर नहीं रह जाती है। अगर आप पहले से ही उन्होंने जैसे राइफल के बारे में मुझे कुछ सजेशंस भी दिए और बताया भी ऐसे शूटिंग करोगे तो बेटर होगा, आई एक्सेप्ट दैट रदर देन रजेस्ट दैट कि नहीं सर मुझे तो आता है ऐसा वैसा, क्योंकि सब बोलते हैं, जैसा मुझे रिव्यू मिला, मैं एक अच्छा शूटर हूँ, बट फिर भी मैंने उनसे सीखा क्योंकि he has more experience than me। तो कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिला, तो कहीं ना कहीं मेरे को शूटिंग में भी करने में भी थोड़ा सा फायदा मिला। तो कहीं अगर मैं उनको सिखाने लग जाता तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसीलिए सीखना जरूरी होता है। सो एट द एंड मेरा बस लास्ट क्वेरी आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चे अभी राइट नाउ एनडीए रिटर्न के लिए टारगेट कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट अप्रैल में जो एग्ज़ाम है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दिया हुआ है और वो क्रैक नहीं कर पा रहे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सबका एक बार में रिटर्न हो जाए और ये भी कंपल्सरी नहीं है कि सबका एक बार में एसएसबी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। तो उनको आप कोई मैसेज या कोट या कोई टिप्स बताना चाहेंगे कि इस तरह से अपने रिटर्न एग्जाम को तैयार करें और इस तरह से एसएसबी इंटरव्यू को तैयार करें, सो दैट कि वो चीज़ें सक्सेस मिले उन्हें? यस मैम, सबसे पहली बात जो है वो है कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उस पर आपको वर्क करने पड़ेंगे। वीक पॉइंट को ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आप देखें, वो आपके ऊपर है कि आप अपने वीक पॉइंट कैसे ढूंढ रहे हैं। लाइक मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर था, तो मैंने उसी पॉइंट पे मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स मेरा कमजोर नहीं था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मेरे अच्छे थे, तो मैंने उसी को स्ट्रॉन्ग किया और थोड़ा बहुत लाइक मेरा जो
इंटीग्रेशन पार्ट था या वो पार्ट था वो डिफरेंशिएशन, हाँ, इंटीग्रेशन जो भी वो था मेरे से नहीं होता था। मैंने 2 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किए थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, वो दोनों गलत हो गए थे। तो मतलब हार्ड क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। देखिए ऐसे तो मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पूरा सिलेबस करने से एग्जाम क्रैक नहीं होगा। अगर आपका कोई चीज वीक है या जो आपको बेस्ट आता है, सबसे पहले आप वो करिए, उसको सही कर ले कि उसका एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या कोशिश करते, ज्यादा अटेम्प्ट करते थे, वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ज्यादा एक्चुअली सही स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर पाते हैं, सही चीजों पे वर्क नहीं कर पाते हैं। और सेकेंडरी थिंग है कि जितना आप सोचते हैं कि इतना एनडीए के लिए मैंने बहुत तैयार कर लिया और मैंने पूरा तैयार कर लिया, ऐसा नहीं होता। जितना तैयारी करे उतना ही कम होता है एनडीए, क्योंकि लर्निंग की कोई भी एक ऐसा नहीं होता कि यहाँ तक आपने लर्निंग करनी है, दैट्स इट। यस मैम। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, यूपीएससी में आना चाहते हैं, या लाइफ में कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि हम लर्निंग से ही सीखते हैं। जब आपने कह दिया स्टॉप, तो इट मींस आपकी ग्रोथ वहीं रुक गई। और एक थिंग और है, जब एग्जामिनेशन बच्चे देने जाते हैं तो बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं एग्जामिनेशन को, और बहुत ज्यादा बर्डन लेके जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो यूथ है वो 2 फेज में चला गया है, या तो बहुत ज्यादा डर या ओवर कॉन्फिडेंस, फ्री। तो वो नहीं होना चाहिए आप। और थर्ड थिंग ये भी है कि आपके जो मतलब क्लॉथ्स हैं उस पर थोड़ा आप जो पर्सनालिटी है उस पर आप वर्क करें पहले से। 15 दिन में मैंने देखा है पर्सनालिटी सही नहीं होती है। तो जैसे एनडीए एग्जामिनेशन में मैंने जो एक शिकायत रही है मेरी हमेशा से, कि बच्चों को देखता हूँ मैं लोअर और चप्पल पहन के पेपर देने चले आते हैं। यू आर गोइंग टू सर्व नेशन, तो डिफेंस पर्सन, उसमें आप जानते हैं कि डिफेंस की यूनिफॉर्म कैसे होती है। डेफिनेटली कर्नल पुनीत भी हमेशा इस बात पे फोकस रखते हैं कि आप जब भी क्लासरूम में आए, आप प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप होने चाहिए, शूज आप, हाँ, क्योंकि ये आपको दिखाता है कि आप कितना डेडिकेटेड हैं आप। हाँ, इनकेस कम कोई प्रॉब्लम है दैट इज फाइन, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, ये आपकी हैबिट्स शो करती हैं। यस मैम। और सबसे बड़ी कमी जो देखी है एसएसबी इंटरव्यू में बच्चों को जाते हुए, कि उनको बाल और दाढ़ी से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो वो चीज उनको अगर डिफेंस में जाना है तो यहाँ तो हेयर कट होगा, सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। और बेटर रहेगा उसकी आप आदत डाल ले तो वहाँ कंफर्टेबल फील होगा आपको। तो वहाँ क्या होता है, जैसे कि बाल कटा के चले गए, पहले कटाया नहीं, तो अब बार बार बाल पे ध्यान जा रहा है, अरे मेरे बाल तो छोटे हो गए, मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो वहाँ वो पकड़ लेते हैं, वो काफी सातिर बैठे होते हैं, हर एक कदम पे नजर होता है उनका जी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने इंटरव्यू को एंजॉय किया, मैंने दिया नहीं, मैंने एंजॉय किया। राइट नाउ भी आप काफी एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ बस जस्ट आप पूछो, जो पूछना है वो बताऊंगा, नहीं आता है नहीं बताऊंगा, आप मार थोड़ी डालोगे, बस जो पूछना पूछ लो बस। ओके, सो एट द एंड मुझे ये बताइए, जैसे आप यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली कैडेट ग्रुप में आए, कर्नल पुनीत ने आपको काफ़ी गाइड किया। कहीं ना देखो, वैसे तो आपकी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ होगा, आपके पेरेंट्स का भी है, फ्रेंड सर्कल भी होगा, आपके एफर्ट्स भी है, डीसीजी का कहीं रोल प्ले रहा? बिल्कुल मैम, मैं शुरू से जैसे बताना चाहूँगा, फर्स्ट मेरा पेरेंट्स का एफर्ट था कि मुझे चंपारण जैसे छोटे शहर से निकाल के देहरादून जैसे बड़े शहर में भेजा उन्होंने, अपना खुद का सेक्रीफाइस करके उन्होंने भेजा बेटर एजुकेशन के लिए। वहाँ सबसे पहला एफर्ट लगा। दूसरा एफर्ट मेरे बेसिक टीचर्स का था। मैं 2-4 टीचर्स को, सारे टीचर्स का था, बट 2-4 टीचर्स को मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, उनका थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में, मैथ्स में बहुत हेल्प किया मेरी, बहुत, और बहुत ज़्यादा उन्होंने एनकरेज किया। थर्ड थिंग था जो मेरा खुद का था, जो मैंने खुद का मेहनत किया, उससे मैंने एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर किया। लास्टली जो एक बूस्ट मिला वो डीसीजी से, कर्नल सर से मिला। कहीं ना कहीं जो लास्ट में जो कमियां बच गई थी, उन्होंने कर्नल सर ने उनको दूर किया। और मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो उतना तो नहीं सुधर पाया, क्योंकि 15 दिन में कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं सुधर सकती है, लेकिन हाँ उसका क्योर बताया सर ने, वो थोड़ा सा आइडिया और टिप्स और ट्रिक्स दिए, जिससे मैं क्लियर कर पाया। और बेसिक जो 5 दिन का जो प्रोसेस होता है, ये लोगों को बहुत छोटा लगता है, बट इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कर्नल सर उसको काफी डिटेल में बता, काफी डिटेल, एक चीजों को लेके 5-5 घंटा एग्जाम्पल दे के सर डिस्कस करते हैं, काफी ज्यादा टाइम करते हैं। अगर आपके अंदर स्पार्क दिखता है तो कर्नल सर पकड़ के मतलब वो करते हैं। मैंने कर्नल सर के इंटरव्यू में ये मेंशन किया था कि मेरा बर्थडे था 23 नवंबर को, बट फिर भी सर ने सुबह एकदम अच्छे मन से विश किया, यस हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू। फिर दिन भर उन्होंने मतलब मुझे रुला दिया, लगभग इतना समझ लीजिए, रुला दिया बर्थडे के दिन मुझे। और लास्ट में फिर कहा
हैव अ नाइस डे बेटा, गुड। मेरे को गुस्सा रुलाया आया था। कैसे? रुलाया ऐसे कि मतलब उस दिन वैट का टेस्ट हुआ था और मेरा राइटिंग बहुत खराब था, प्लस बहुत गंदा किया था मैं टेस्ट में। क्या किया, ये क्या किया, वो क्या किया, यहाँ कैसे ये कर दिया, ये तो गलती नहीं होनी थी, ये कर दिया, यहाँ ये हो जाएगा, ये क्यों लिखा, इसको राइटिंग देखो जरा, तेरे जूत मारनी है मैंने। मतलब थोड़ा बहुत तो डिफेंस में चलता है, मैं फ्री होके बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं मैं लगभग रो ही दिया था, सेल्फ कंट्रोल थोड़ा था कि बचा हुआ था, आंसू नहीं निकला। बट फिर भी आज वो दिन याद आ रहा है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। हाँ, टाइम कम था। एक्चुअली हमारा जो टीम है पूरी, हम भी सर्च करते हैं ऐसे बच्चे जिन पे वर्क किया जा सके। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं सब सक्सीड हो जाएं। बच्चे में पोटेंशियल, अब जैसे आपने कहा जैसे रुलाने वाली हालत पे हो गई, आप चाहते तो ऑफेंड भी कर सकते हैं क्योंकि इट्स नॉट कंपल्सरी टू एजुकेट हियर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब कोई सामने वाला बंदा पूरे दिन एफर्ट कर रहा है और उनको लगता है कि आपकी एसएसबी आने वाली है और हमें लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो हम एफर्ट कर रहे हैं, वो तभी सक्सीड होंगे जब आप भी वहां से इनिशिएट करें। श्योर मैम, वही थिंग है कि फर्स्ट डे तो 2-3 दिन पहले लगा था कि कहाँ चले आए, क्योंकि 1-2 दिन बहुत बड़ाई होती है, उसके बाद कमियां निकलना चालू हो जाती है। तो 2-3 दिन बाद लगा था गलती से गलत जगह पे चले आए, लेकिन फिर आज लग रहा है कि नहीं, जो एक मेरा डिसीजन था, मैं कल भैया से भी अपने बात कर रहा था, जो मेरे इनिशियल जो मेरे गार्जियन है वो मेरे भैया ही हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को गाइड किया है। तो उनसे मैं बोल रहा था कि भैया मेरे लाइफ का सबसे जो बढ़िया डिसीजन था ना, वो डीसीजी को चूज़ करके था, कर्नल सर को चूज़ करके था। मैं डीसीजी को बधाई तो दूंगा ही, साथ में कर्नल सर को चूज करने का जो डिसीजन था मेरा, वो आज तक का मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैं इस चीज को मानता हूँ, लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, मैंने वो बेस्ट, क्योंकि उससे आप ऑफिसर बने। उससे मैं देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको जस्ट गाइड कर सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं। जो रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं। आप उससे कितना गेन करते हैं या उसको किस तरह से लेते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। और सेकेंडरी थिंग ये भी है कि कर्नल सर जो हैं, नॉट अबाउट एसएसबी को एक बार आप साइड में रखिए, तो लाइफ का एक जो एम होता है सक्सेस लेने के लिए ना, वो सिखा देते हैं सर। तो आप एसएसबी क्लियर करें या ना करें, लाइफ में आप कुछ अच्छा कर जाओगे, इसका तो गारंटी, ये गारंटी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि देखिए जितने भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स आते हैं वो सोचते हैं कि नहीं बच्चे का इंडिया रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एसएसबी क्लियर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। आप इस फेज में जब यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करते हैं, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब बच्चा यहाँ से जाता है कुछ ना कुछ लर्निंग और गेन करके जाता है, सीख के जाता है। यस मैम। और आज के टाइम में लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये कहेंगे नहीं एग्जाम क्रैक करना है, सक्सेस मिले ना मिले दैट इज द एंटायर डिफरेंट थिंग। आप क्या गेन करते हैं, क्या सीखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। आजकल बच्चे इस बात पे जा ही नहीं रहे कि लर्निंग क्या है, लर्निंग की तरफ फोकस ही नहीं है। यस मैम, इनका जैसे मैक्सिमम लोगों का गोल ही सेट नहीं है कि मुझे करना क्या है। हाँ। आज तक मतलब कुछ दिन पहले तक मेरा भी नहीं था, अब तो है, अब हो गया है। बट गोल सेट करना बहुत जरूरी है और उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली एक चीज मैं शेयर करता हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ से जो मैंने सीखा। एक्सपीरियंस यही है कि आपको आज ऑफिसर में बन गया, कल को मैं रिटायर हो जाऊंगा जी, रहना मुझे सोसाइटी में है, करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे ये सीखनी चाहिए कि सोसाइटी में कैसे रहना जाता है और सोसाइटी को कैसे मेंटेन करके लेके चलना होता है जी। ये चीज मैंने करना सबसे सीखी है, क्योंकि ये जो एसएसबी हम क्लियर करेंगे ये जस्ट अ फेज है कि इसको इंटरव्यू को हमने क्लियर कर लिया, चलो सक्सेस मिल गया, पैसा मिल गया, सर्कुलेशन किया, बात खत्म, रिटायर हो गए, चलो आप जिंदगी जी रहे हैं। वो जिंदगी कैसे जी रहे हैं ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो वो बाद में आप जाके नहीं सीख पाएंगे रिटायरी के बाद जी, जी। तो वो अभी सीखने को मिला सर से, तो बहुत अच्छी चीज है कि सोसाइटी में रहने का मतलब कैसे रहना है आपको, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए सामने वाले के प्रति, वो बहुत सीखने को मिला सर से। डेफिनेटली। आपकी हॉबीज क्या है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी हॉबीज ने भी हेल्प की होगी वैसे। यस मैम, आई हैव टू मेनी हॉबीज। जैसे मैं पहली तो मेरी शूटिंग है कि जब ना तब मैं गन के पीछे ही लगा रहता हूँ, डांट भी सुनता हूँ घर में इसके लिए। दूसरी हॉबी है कि मैं पोएट्री करता हूँ, पोएट्री हिंदी पोएट्रिक पोएम्स भी लिखता हूँ। और एक कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार, उनके भी मैं पोएम्स को फॉलो करता हूँ और उनके भी पोएम्स को मैं नरेट करता हूँ। वो मोटिवेशन कुछ लिखते हैं? यस मैम, वो हिस्ट्री से लेके मोटिवेशन ऐसे टाइप, मतलब जोश टाइप कविता लिखते हैं, जिसको
वीर वीर रस कहते हैं, तो वीर रस कविता लिखते हैं, तो वीर रस मैं भी डिलीवर करता हूँ। ओके। और मैंने बहुत जगह अपनी नरेशन दी है, प्लस मैंने सर्टिफिकेट भी लिया है ओपन माइक्स में, लाइक पोएट्री कंपटीशंस में। आप कुछ मोटिवेशनल स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहोगे? आपने काफ़ी किया, आपने कहा अभी। तो मैं अपना ही बोल देता हूँ कि 4 लाइन मैंने लिखी थी। ऐसे मेरी कविताएं बहुत बड़ी होती हैं, तो टाइम लिमिट आई थिंक कम होगा, तो मैं 4 लाइन बोलता हूँ जो मैंने अपने सपने के बारे में लिखा था जी। कि मेरा सपना बस इतना है कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, मगर जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश ये देशभक्त अमन सिंह का नाम आए, काश ये देशभक्त अमन सिंह का नाम आए। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड बच्चे। ओके, सो हम अभी इंटरव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपकी बातों से बच्चे इंस्पायर हों, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले एंड मोटिवेट हों। सो एट द एंड आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? बी मोटिवेटेड, बी एक्टिव, कभी भी लेजीपना नहीं करना है, और फिजिकली फिट इसलिए रहना है क्योंकि वो आपको एक्टिवनेस देता है, और एक बच्चे की तरह रहना है। जितना बच्चा एक एंथुसियासिस रहता है उतना ही आपको भी रहना है। आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, और दूसरे का बुरा नहीं सोचना है, दूसरे का बुरा नहीं करना, वो तो सेल्फिशनेस आ जाएगी। दूसरों का बुरा सोच के आप सक्सेस नहीं ले पाओगे जी। और गोल सेट कर लो लाइफ का, कहाँ जाना है, क्या करना है। और जो 4 लोग होते हैं ना, हर एक शहर में, हर एक घर में 4 लोग जो होते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहो, उनका फिक्र मत करो कि 4 लोग क्या कहेंगे। मैं भी जब एयर गनिंग करता था ना, तो लोग मुझे चिड़िया मार भी कहते थे कि चिड़िया मार बनेगा, तो वो चीज़ होती है। आज उन्हीं के स्टेटस पे मैं दिख रहा हूँ, जो कि एक बहुत अच्छी सक्सेस है मेरे लिए, जिसके मतलब व्हाट्सएप मेरा मैसेज भी जो सीन नहीं करते थे, उनके स्टेटस पे मैं दिख रहा हूँ, क्योंकि अब आप ऑफिसर बन गए यहाँ पे में। वो चीज़ है कि आपको अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फादर मदर, आपको प्रूव करना पड़ता है, आपको प्रूफ करना होगा। और प्रूव ऐसे नहीं कि आप बोल के कर रहे हैं या बता के कर रहे हैं, एक्शंस के आपको साथ, अपने एक्शंस के साथ साइलेंट किलर बनो। कुछ दिन के लिए हो सके तो सेल्फिश बन जाओ, क्योंकि मैं इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ, लोग समझ नहीं पाएंगे। मैंने अपने घर से इतना कनेक्शन तोड़ लिया था ना 15 दिन, कि मैंने मम्मी से भी बात नहीं किया है। वो रोती रहती थी, कॉल करती थी, लेकिन मैं काट देता था, नहीं बात किया मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं बात करने के बाद इमोशनल हो जाता है इंसान, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो भी टाइम है मैनेज किया, अपने मदर से भी कनेक्शन मैंने काट लिया। हो सके तो थोड़ा दिन के लिए सेल्फिश हो जाओ, अगर सक्सेस मिल जाएगी। देखिए वो कहते हैं ना कहीं वो बहुत पुरानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। वही बात है। जैसे बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग अनदर थिंग्स ऑल्सो, कि आप एंटरटेनमेंट, जैसे आजकल नेटफ्लिक्स एंड ऑल द बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। उसके जगह पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप हॉबीज, जैसे आपके पास कई बार तो जब आप इंट्रोडक्शन पूछते हैं, जैसे हमारे पास जो बच्चे हैं, उनके पास कोई हॉबी ही नहीं होती, यही चीज है, स्पोर्ट्स ही नहीं होता। अपने टैलेंट का रियल इस्तेमाल करो। लाइक मैं 11-12 जब अपना कर रहा था, साथ में मैं अपनी अर्निंग भी कर रहा था, थोड़े बहुत पॉकेट खर्चे भी निकाल रहा था, क्योंकि मुझे राइफल रिपेयरिंग आती है, तो मैं रिपेयरिंग राइफल करके वो मैं अपना पॉकेट मनी भी निकाल रहा था। और मैंने उस कमाई से आई हैव सो मेनी वेपन्स माय ओन, तो मैंने अपने वो खुद के पैसे से वेपन्स भी खरीदे। तो और कहीं ना कहीं मैं अपना स्टडी का भी थोड़ा बहुत खर्च उठाया अपने ऊपर। तो वो आपको ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हम कुछ कर नहीं सकते हैं। शुरुआत करो, आगे रास्ता खुलता जाएगा। और ऑप्शंस मिलते जाएंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप अगर एक बार फेल हो जाए वहां पे सारी बात खत्म हो जाती है। आप कब दोबारा से उठ के अपनी दोबारा प्रिपरेशन कभी भी कर सकते हैं, पूरी डेडिकेशन, पूरे एफर्ट्स के साथ। यस मैम। और लास्ट चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि फेलियर ऑलवेज कम विद एन अपॉर्चुनिटी। तो फेलियर से डरो नहीं, उसके अंदर की अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि ये फेलियर अब क्या अपॉर्चुनिटी लेके तुम्हारे लिए आया है, उसको नहीं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए पहली बार में, जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल एक गोल बनाया, जैसे आपने बनाया कि मैंने एनडीए करना है। आपने मान लो पहले ही सोच लेते कि नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो आधे तो वहीं पे गिव अप कर देते हैं, ठीक है। सेकंड, जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ, तो जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया वहां से कुछ ना कुछ आप लर्निंग लेके आए थे। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, तो एटलीस्ट आपको आइडिया फ्रेम हो जाता है कि आगे करना क्या है।
यस मैम। तो हमें जब तक हम डर को फेस नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आगे करना क्या है? जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि मतलब उसके लिए क्या करना है। बस बाहर से ही गूगल वगैरह से उतना कुछ नहीं होता है, आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और, खाली कभी नहीं बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। पढ़ नहीं रहे तो कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए। हाँ, इससे आपका थिंकिंग भी डेवलप होती है, ब्रेन डेवलप होता है, आप एक्टिव होते हैं, आपको पता रहता है कि क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस भी मायने रखती है। यस मैम। काफी हद तक बच्चों को पता नहीं होता अपने आसपास के एरियाज या इंडिया के बारे में, अदर जो डिस्कशन चल रही हैं। तो आपने जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ हैबिट्स डेवलप की थी? एक्चुअली मेरा जनरल नॉलेज बहुत खराब था। एक मैथ्स भी खराब था, फिजिक्स भी खराब था, इंग्लिश भी खराब था। ज़्यादा ही खराब था। मैथ्स फिजिक्स तो फिर भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन जनरल नॉलेज मुझे लगता है कि आपके अकॉर्डिंग खराब है, वैसे पैरामीटर्स ठीक है ये। हाँ, लेकिन जनरल नॉलेज इसीलिए खराब था क्योंकि मेरे को उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है, मेरे को अपने फील्ड से मतलब रहता है। तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में, वो भी मैं नहीं बता पाया था। तो एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी सब क्योंकि समझ गए आपसे वो इसलिए ज्यादा जनरल अवेयरनेस में नहीं पूछ पाए क्योंकि आपके पास अपने आप को बताने के लिए बहुत कुछ था। कहीं ना कहीं मैं कोशिश किया। आउटसाइड क्वेश्चंस तब इंटरव्यू में एसएसबी में राइज होते हैं जब आपके पास अपने लिए बताने के लिए कुछ नहीं होता। जब आपके पास अपने लिए बताने के लिए नहीं होता तो फिर वो धीरे धीरे सिटी से स्टेट, स्टेट से कंट्री, कंट्री से अदर रीजन में जाते हैं। जब आपके पास अपने लिए ही बताने के लिए, जैसे अब हमने आपका इंटरव्यू स्टार्ट किया, आपके पास अपने आप को बताने के लिए इतना है कि दूसरे फेज तक पहुंच नहीं पाता कोई पर्सन। तो आपके पास अपने बारे में, जैसे मैं एक बात करते हैं, आजकल बच्चों को इंट्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है। आपके पास अपने आप को बताने के लिए बहुत कुछ चीजें होनी चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आप पार्टिसिपेट करिए, स्पोर्ट्स में भी रहिए। जब तक आप ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक ग्रोथ रुक जाती है बच्चे के। एक अकेले स्टडी से भी कोई नहीं होता और अकेले स्पोर्ट्स से भी नहीं होता। आपको बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ती है। कुछ करना है तो सबको मेंटेन लेके चलना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, यूटिलाइज इट। हाँ, थोड़ा सोना भी जरूरी है। मैंने वो गलती की थी, स्लीप बहुत जरूरी है। थोड़ा सा गलती किया था मैंने। और जो आप खुल के एसएसबी इंटरव्यू में बता सकते हो, जैसे कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला था कि लाइक वहाँ पे वो तो हंस रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि सर 4 दिन मैदे की रोटी खा खा के मेरा पेट खराब हो गया। उन्होंने पूछा ना हाउ इज योर स्टे, मैंने कहा ऑल गुड सर, बट 4 दिन मैदे की रोटी खा खा के मेरा पेट खराब हो गया है। तो बोले ओके। तो फिर वो आपको भी नॉर्मल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं दिखाना। जैसे कवर करके नहीं आना चाहिए कि अंदर कुछ हो रहा है बाहर कुछ हो रहा है। नहीं, बस मेरा पेट खराब हो गया था तो मैंने बता दिया, ठीक है सर। ओके, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज, आपको ऑफिसर्स कैसे लगे? लाइक ऑफिसर्स थे जो आपको बस जज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो आपको बस आपको इंटरव्यू कर रहे थे एज ए इंटरव्यूइंग के जैसे ही देखना चाहिए उनको। वो बिल्कुल सिंपल कपड़ों में थे और सिंपल मतलब दिख रहे थे, वो ऐसा नहीं लग रहे थे कि ऑफिसर है वो। उन्होंने वैसे, अब उनका कोई क्राइटेरिया हो दैट इज अनदर थिंग, वो मुझे नहीं पता, बट दे आर वेरी पोलाइट, बहुत सपोर्टिव। आप उनसे 10 बार चीजें पूछ लो, वो मना नहीं करेंगे, किसी भी चीज के लिए रोकेंगे नहीं। आपको पूरा फ्री दे रखे हैं कि आप परफॉर्म कर पाए। थोड़ा सा टाइम का लिमिट हो जाता है क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना होता है। आपके ग्रुप डिस्कशन में कितने बच्चे थे? मेरे ग्रुप डिस्कशन में 10 बच्चे थे मैम। ओके। टोटल कितने स्टूडेंट्स आए थे? आप कितने फाइनल कितने सिलेक्ट हुए? टोटल 101 स्टूडेंट्स आए थे, जिसमें से स्क्रीन आउट 70 हो गए। 31 स्टूडेंट ओनली बचे, जिसमें 3 ग्रुप बनी। फर्स्ट ग्रुप मेरा था, चेस्ट नंबर 17, और फिर 10 बच्चे फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में 10 बच्चे और थर्ड ग्रुप में 11 बच्चे थे। ठीक है। उसमें से लास्टली जो कॉन्फ्रेंस हुए वो 3 बच्चे हुए। ओके। फर्स्ट चेस्ट नंबर मेरा ही था। एक्चुअली मैं खोया हुआ था कहीं और, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा भी तो फर्स्ट में तो नहीं आएगा। ओके। तो वो पीछे से एक दोस्त मेरा वहाँ बन गया था उड़ीसा का, तो उसने मेरे पीछे से लात मारा कि जा तेरा ही है। फिर मुझे ध्यान आया अरे मेरा ही है चेस्ट नंबर 17। तो सेकंड उसका भी आ गया और थर्ड ग्रुप से बंदा सेलेक्ट। तो आप ओके, यानी कि ओवरऑल 100 स्टूडेंट्स में से आप 3 ऑफिसर्स बने, राइट? सो देख लीजिए, कंपटीशन तो हर एग्जाम में रहेगा। आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आप कितनी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, और वहाँ पे प्रिपरेशन एक अलग पार्ट है, वहाँ पे जाके परफॉर्म कैसा करते हैं वो बहुत मायने रखता है। सो चेस्ट नंबर 17, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड आई नो आप लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत आगे राइज करेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने आपसे डिस्कशन की है, बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। एंड गुड लक। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू।